जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन में प्री सिक्योर में हम लोग 9th में करंट अफेयर्स एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 9th में के लिए प्री सिक्योर का सेशन, जिसके टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं। पहला टॉपिक है थंजावुर वीणा। थंजावुर वीणा, वीणा के बारे में आप सबने सुना है, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। बट इस वीणा के ना दो वेराइटीज हैं, एक जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा और एक जो थंजावुर मतलब तंजौर मतलब तमिलनाडु वाले रीजन में या कार्नेटिक म्यूजिक के सेक्टर में मिलता है वो। तो उसके फीचर्स, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था न्यूज़पेपर में। देन दूसरा टर्म इन न्यूज है पिल बॉक्स का, अगेन फ्रॉम न्यूज़पेपर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स न्यूज़पेपर से ही है। इसमें यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 का, और ऐसे रिपोर्ट से क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आते हैं। देन आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया और मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप के लिए बिजनेस करने के लिए सुएज कैनाल को यूज किया जाता है। बट सुएज कैनाल ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है, ट्रैफिक ज्यादा काफी रहता है, एंड दैट्स वाई एक नया कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। इसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है इंडिया और बाकी यूरोपियन कंट्री एज वेल एज मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ। एंड देन ब्रिक्स, जिसका नेक्स्ट समिट जुलाई में होने वाला है 2025 में। तो इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आ गया थंजावुर वीणा का। थंजावुर वीणा क्या? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, थंजावुर वीणा से रिलेटेड क्या? द थंजावुर वीणा वॉज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया टू रिसीव अ जीआई टैग। कि ये थंजावुर वीणा फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में जिसको जीआई टैग मिला। अब ऐसे फैक्ट्स जब तक आप पहले से पढ़ोगे नहीं तो जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए मालूम होना जरूरी है। यस, इट इज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको 2012 में जीआई टैग मिलता है, थंजावुर वीणा को। याद रखो ये चीज। थंजावुर वीणा आर ट्रेडिशनली हैंडक्राफ्टेड यूजिंग जैक फ्रूट वुड। जैक फ्रूट वुड, जैक फ्रूट जो होते हैं मतलब कटहल, जैक फ्रूट कटहल को ही बुलाया जाता है। जैक फ्रूट वुड, जितना पुराना वुड होगा, ऑब्वियसली लकड़ी जितनी पुरानी होती है ना उसका फर्नीचर उतना बढ़िया होता है। तो जितना पुराना वुड है, 20 साल 30 साल का, यूजुअली 30 साल 35 साल के ट्री के वुड को लिया जाता है। तो जितना पुराना वुड होगा उतना अच्छे क्वालिटी का वीणा उससे बनेगा, और जैक फ्रूट वुड को ही यूज करके थंजावुर वीणा बनाया जाता है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द रुद्र एंड विचित्र वीणा, दो टाइप्स हैं। एक टाइप क्या है? रुद्र एंड विचित्र वीणा आर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन। कि ये जो रुद्र एंड विचित्र वीणा है ये कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। अब यहां पे थोड़ी सी गलती है, बाकी सारी चीजें वही हैं। ये थंजावुर वीणा का आप पिक्चर देख सकते हो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अकॉर्डिंग। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था रिसेंट 2025 का। तो थंजावुर वीणा को जीआई टैग मिला। पहला ये सब हमने देख लिया, जैक फ्रूट ट्री से बनता है तमिलनाडु में, स्पेशली तंजावुर वाले रीजन में। बट इसके वैरायटी अलग अलग है। जो कार्नेटिक रीजन में वीणा यूज किया जाता है वो है सरस्वती वीणा एंड चित्र वीणा। ये कार्नेटिक रीजन का है, मतलब थंजावुर वीणा उसके टाइप्स क्या होंगे? चित्र वीणा एंड सरस्वती वीणा। और जो रुद्र वीणा मेंशन था, रुद्र वीणा एंड विचित्र वीणा, ये एक्चुअली में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मतलब नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग था। रुद्र वीणा एंड विचित्र वीणा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से, एंड हमारा सरस्वती वीणा एंड चित्र वीणा कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहां पे मैंने तुम्हारे लिए जीआई टैग के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन मेंशन कर दिया है। जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, चाहे वो वीणा हो या रसगुल्ला हो, जिसको बोलने से, जिसको सुनने से मुंह में रस घुल जाता है, रसगुल्ला, तो चाहे वो रसगुल्ला हो या पान हो या लीची हो या वीणा हो या साड़ी हो, ये सारी चीजें जो हैं ये पर्टिकुलर उस ज्योग्राफिकल रीजन की स्पेशलिटी को बताती हैं। और इनको प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन के कल्चर को, ट्रेडिशन को, इकोनॉमी को, उस पर्टिकुलर रीजन के ओवरऑल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। एंड दैट्स व्हाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो इसका अपना एक लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस किसके थ्रू? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग। मतलब जो जीआई स्टेटस मिलेगा, जीआई टैग मिलेगा, उसका अपना एक लीगल स्टेटस होगा। चलिए ये चीज हमें क्लियर हो गया यहां से। ये जीआई टैग देने का काम कौन करता है? तो इट इज इश्यूड बाय, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जीआई टैग इशू कौन करेगा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री,
एक रजिस्ट्री है जो कि चेन्नई में है, ज्योग्राफिकल इंडस्ट्रियल रजिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। और वो रजिस्ट्री की डिपार्टमेंट किसके अंदर काम करती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब अगर नोडल एजेंसी की बात करें, अगर पूछा जाए कि जीआई का नोडल एजेंसी क्या हुआ, तो हम बोलेंगे जीआई टैग के लिए नोडल एजेंसी हो गई DPIIT। दैट DPIIT इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया में सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को, 2004 में। और अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि तुम मुझे ये बताओगे कि असम से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। Which products has received GI टैग, और किस प्रोडक्ट को लेकर डिमांड भी चल रही है, क्योंकि डिमांड भी तो एक बात होती है। ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम करोगे। ओके, चलिए। बाकी सिर्फ आसाम नहीं, इसके अलावा अदर स्टेट्स, अब रिसेंट में तो कई स्टेट्स में मिला है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, दैट यू शुड नो एटलीस्ट। इतना तो आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, आप करोगे ये होमवर्क। ये होमवर्क करते जाओ। अच्छा लगता है यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जवाब देखकर कि मेहनत कर रहे हो, ये करो। जितना मेहनत करोगे गाइस उतना बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिल बॉक्स से रिलेटेड। पिल बॉक्स, यहां एक इमेज देखिए, ये इमेज पे ध्यान दीजिए। ये इमेज यहां पे एक खिड़की जैसी दिख रही है, सी का पार्ट दिख रहा है। तो पिल बॉक्सेस क्या होते हैं? पिल बॉक्सेस मतलब दवा रखने की जो डिब्बिया होती है ना, डिब्बा, जिसमें क्या होता है, एक जैसे सपोज एक डब्बा हो गया, माचिस का भी डब्बा हो गया, मैच बॉक्स वाला। तो मैच बॉक्स को तो हम ऐसे निकालते हैं और ऊपर से माचिस की तिलियां निकालते हैं। दवा का डब्बा क्या होता है कि दवा के डब्बे में एक छोटे से एग्जिट होता है जहां से दवा की गोलियां निकलेंगी। ये पिल बॉक्स कुछ उसी टाइप से बनाया गया था। एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अभी आप लिचेंस को, मोसेस को देख सकते हो। और यहाँ पे अंदर सोल्जर छिपा हुआ रहता था बंदूक लेकर, और सामने से कोई सिपाही दुश्मन आया उसको गोली मारा। वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफी यूज हुआ था। दिस इज पिल बॉक्स, यही पिल बॉक्स है। सो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? द टर्म पिल बॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, विशाखापट्टनम के कॉन्टेक्स्ट में, वो है क्या? तो पहला क्या है? एंशिएंट ग्रेनरी, बिल्कुल नहीं, कोई ग्रेनरी वेरेनरी नहीं थी। कॉलोनियल एरा शेल्टर्स फॉर रिफ्यूजी, नहीं। स्मॉल कंक्रीट मिलिट्री फोर्टिफिकेशन यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, यस करेक्ट। फोर्थ भी पढ़ ही लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, नहीं भैया, कोई टैंक वगैरह नहीं है। पिल बॉक्स मतलब ऐसे बॉक्सेस बनाए गए थे कंक्रीट के, जहां पर सोल्जर छिपकर रहेगा और समुद्र के रास्ते अगर कोई दुश्मन आ रहा है उसको रोकेगा। जो अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम में मिला, क्यों विशाखापट्टनम में मिला? क्योंकि विशाखापट्टनम में अभी जब जो डीप वाटर हार्बर्स विशाखापट्टनम में पहले होते थे, तो वहां पर स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ऐसे कई सारे पिल बॉक्सेस बने हुए थे। एंड दैट्स व्हाई इन पिल बॉक्सेस का विशाखापट्टनम में मिलना दिखाता है दैट विशाखापट्टनम वाज हाउ मच इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट बाय यूनिसेफ एंड द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। यह रिपोर्ट है यूनिसेफ की, एक रिपोर्ट के बारे में। यूनिसेफ का रिपोर्ट क्या बोल रहा है? यूनिसेफ का रिपोर्ट, हम यूनिसेफ के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, पूरे वर्ल्ड में जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर 2024 में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट सबमिट किया। क्या पब्लिश किया रिपोर्ट में? पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नियरली 1 बिलियन children worldwide lives in countries exposed to high climate and environmental risk including pollution and biodiversity loss। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे 1 बिलियन जो फिगर दिया है, ध्यान से पढ़ने के हम ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिया में जैसे इंडिया हो गया हाईली पॉपुलेटेड, इंडिया के अलावा बाकी भी जो रीजन है जहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, एंड ऑब्वियसली ये एनवायरमेंटल रिस्क भी फेस कर रहे हैं, तो ये 1 बिलियन नंबर बिल्कुल गलत नहीं है और पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट सही हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ कंसर्न कि चिल्ड्रन 1 बिलियन चिल्ड्रन ऐसा एनवायरमेंटल रिस्क फेस कर रहे हैं, पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं। By 2050, India is projected to home 350 million children, comprising around 15% of the global child population।
कि 2050 तक इंडिया में ऐसे 350 मिलियन चिल्ड्रन हो जाएंगे जो ऐसा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी लॉस का प्रॉब्लम या पॉल्यूशन लेवल का प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में, जो चिल्ड्रन का वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके 15% के बराबर होगा। सो दिस इज रियली अलार्मिंग, ये काफी अलार्मिंग है, क्योंकि अगर देश के 15% बच्चे पॉल्यूशन की वजह से, बायोडाइवर्सिटी की वजह से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से कोई कंसर्न फेस कर रहे हैं, तो फिर उस देश में आगे ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि यही बच्चे तो आगे जाकर देश का फ्यूचर बनाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ कंसर्न ऑफ इंडिया एज वेल एज इट इज अ कंसर्न विच वाज शोन बाय यूनिसेफ, इसलिए यूनिसेफ ने यह कंसर्न दिखाया। जहां तक बात है कि थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 20, ये चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब ऑब्जर्व किया जा रहा है? नवंबर 20 में, मतलब रिसेंटली कंक्लूड हुआ पिछले साल। वॉज बिल्डिंग अ ग्रीनर फ्यूचर फॉर ऑल। एक्चुअली में बिल्डिंग अ ग्रीनर फ्यूचर फॉर ऑल थीम नहीं था, थीम क्या था? लिसन टू द फ्यूचर। थीम क्या था? लिसन टू द फ्यूचर, दैट वॉज द थीम। ये थीम याद रखिएगा, ये यहीं पे न्यूज आर्टिकल के क्लिप में आपके पास मेंशन्ड है। चलिए अब हम यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ जो बॉडी है, यूनिसेफ बॉडी का फाउंडेशन कब हुआ? 1946 में। अराउंड 192 कंट्रीज एंड डिफरेंट टेरिटोरीज हैं। मेन यूनिसेफ का पर्पस होता है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाना, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ, एडुकेशन, इक्वेलिटी फॉर एवरी चाइल्ड, इक्वेलिटी फॉर जेंडर, इन सब चीजों के लिए काम करना। और इन सब चीजों के लिए काम करने के लिए यूनिसेफ ने एक कन्वेंशन भी बनाया है। यूनिसेफ का जो बेस है वो हमें कहाँ मिलता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। मतलब कि यूनिसेफ जो वर्क कर रहा है उसका बेस क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, जो कन्वेंशन किसके बारे में है? ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में है। एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली चाइल्ड से रिलेटेड ये रिपोर्ट आया था। जहां तक अवार्ड्स की बात करें, कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूनिसेफ को प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज तक मिल चुका है 1965 में। किस वजह से मिला है? फॉर फॉस्टरिंग ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन, ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए, जो कि यूनिसेफ का एक वर्क है, राइट। अभी हम फ्लैगशिप रिपोर्ट की बात करें, जो रिपोर्ट हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो वो फ्लैगशिप रिपोर्ट था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन एंड द यूनिसेफ एनुअल रिपोर्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। अभी मैंने तुमको बताया, ये क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार ये फिगर देखो, ये फिगर देखिए। इंडिया, यहां हमारा प्यारा भारत, और यहां पे नॉट सो प्यारा पाकिस्तान, पर पड़ोसी है, क्या कर सकते हैं, देखते हैं इस पड़ोसी का फ्यूचर कैसा होगा। अब यहां से यूरोप के लिए ट्रेड करना है तो एक पॉसिबल रूट क्या होता है? ऐसे यूएई तक पहुंचा जाए, फिर यहां लैंड रूट सऊदी अरेबिया क्रॉस करते हुए, पैलेस्टीनियन टेरिटोरी क्रॉस करते हुए फाइनली यूरोप निकला जाए। दूसरा एक पॉसिबल रूट जो ज्यादा पॉपुलर है, यूज किया जा रहा है अभी, ये ऐसे सी के रास्ते होते हुए सुएज कैनाल क्रॉस करके यूरोप जाना। बट ये वाला रूट ना काफी ज्यादा इसमें ट्रैफिक रहता है, वेरी हाई ट्रैफिक, कई बार तो एक्सीडेंट भी हो चुके हैं हम देखें यहां पर। एंड दैट्स वाई अब एक ऑल्टरनेटिव के पर विचार किया जा रहा है। वो ऑल्टरनेटिव इस वाले मैप से हम समझेंगे। ऑल्टरनेटिव क्या? तो ऑल्टरनेटिव ये जिसमें ये ऑब्वियसली सी रूट है, सी रूट यूज किया जाएगा ऑल्टरनेटिव में, सी रूट यूज किया जा रहा है इस ऑल्टरनेटिव में। और जो लैंड वाला पार्ट है, जहां पर लाइंस जो है वो डायरेक्ट हैं, यहां पर रेल नेटवर्क यूज किया जाएगा। रेल के साथ साथ रोड नेटवर्क भी यूज कर लेंगे। तो रेल, रोड नेटवर्क और सी नेटवर्क को यूज करते हुए इंडिया से हम ऐसे पहुंचेंगे यूएई, सऊदी अरेबिया। यहां पर थोड़ा डिस्टर्ब रीजन है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा देर हो रहा है। फिर अगेन हम सी यूज करेंगे और फाइनली इवन ग्रीस तक जा सकते हैं। इवन ग्रीस क्या, आगे जाके हम ये भी देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि इस ट्रेड रूट के लिए जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो ट्रेड रूट है, इसमें यूएसए भी एक सिग्नेटरी है। यूएसए को भी चाहिए ये वाला ट्रेड रूट, तो यूरोपियन कंट्री के साथ साथ यूएसए भी इन्वॉल्व है इस न्यू वाले ट्रेड रूट से, जिससे सुएज कैनाल पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ये जो सुएज कैनाल वाला पार्ट था उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करना है, क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द G20 समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, जो न्यू दिल्ली में हुआ,
एंड एम्स टू रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट कंपेयर टू सुएज कैनाल रूट। तो अभी हमने ये जो इमेज देखा था उस इमेज से ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि जब हम सुएज कैनाल पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं तो टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगा, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस कम होंगे। दैट्स वाई इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। वन इज करेक्ट। दूसरा क्या कह रहा है, द कॉरिडोर इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली यूज किया जाएगा फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग शिपिंग नेटवर्क, हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड डिजिटल केबल्स। इसके साथ साथ रेलवे जोड़ लो, रोड जोड़ लो, ये सब बस स्टेटमेंट बनाने के लिए लिखा गया है कि फिजिकल और डिजिटल नेटवर्क दोनों को यूज करेंगे तभी तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़िया होगा। सेकेंड इज ऑलवेज करेक्ट। IMEC connects countries such as India, the UAE, the Saudi Arabia, and members of the European Union with Greece, Piraeus, and France, Marseille as proposed key port. Again ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यहां देखो, यहां ग्रीस का पिरियस और ईरान का मर्सेली एयरपोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इवन UAE भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ये सब याद रखने की चीज है। थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ क्या है, सिग्नेटरीज आर इंडिया, इंडिया तो है ही सिग्नेटरी, बिल्कुल। साथ में यूएस भी, यूएस पे भी ध्यान देना, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन सिग्नेटरी है क्योंकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से इसको भी फायदा होगा। सऊदी अरेबिया तो होगा ही, यूनाइटेड अरब अमीरात होगा, फ्रांस है, जर्मनी भी है, इटली भी है और यूरोपियन यूनियन तो है। सो दैट्स व्हाई ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सारे स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट हैं, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और एक चीज, ये इतना ज्यादा क्यों बात हो रहा है, क्योंकि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, दैट कैन बी अ ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है। एंड दैट्स वाई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन नेशंस, जिनको चाइना के साथ सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है ही, उन सब ने मिलकर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में प्लानिंग की है। The next question is about BRICS. BRICS was originally formed in 2009 with 4 founding members: Brazil, Russia, India and China. And yes, we know South Africa ने बाद में ज्वाइन किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट। The 16th BRICS summit was held in Kazan, Russia, जो कि पिछले साल हो चुका है। And the 17th would be held in Rio de Janeiro, Brazil, 2025 जुलाई। देखते हैं इंडिया पार्टिसिपेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं अभी कंट्री में। Second is also correct. As of the latest expansion, BRICS now includes a total of 10 member countries. अब BRICS के अभी टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं लेटेस्ट एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। ये द हिंदू का आर्टिकल कि ब्राजील नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होल्ड करने वाला है। ब्रिक्स के 10 मेंबर हो चुके हैं। ये सब तो हमने देखा कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ब्रिक्स बन गया। काउंटर बैलेंस करने के लिए, किसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, तो G7 ग्रुप को काउंटर बैलेंस करने के लिए। और ये देखो न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ब्राजील है, इसमें रसिया है, इसमें इंडिया है, इसमें चाइना है और इसमें साउथ अफ्रीका है। BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और यहां पे हो गए GS7 नेशंस, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है, यूएसए प्ले कर रहा है। अब यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा टैरिफ की धमकी देते रहते हैं। जब हमेशा आप टैरिफ की धमकी दीजिएगा तो इन डेवलपिंग नेशन ने बोला कि हम G7 के ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में काम करेंगे, सो दैट अगर G7 के नेशंस या यूएसए हमें टैरिफ की धमकी दे या कोई भी धमकी दे, अभी रिसेंटली भी धमकी देने की बात कही है, तो ब्रिक्स नेशन ने बोला कि ठीक है हम कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि यूएस का जो डॉलर है उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो, वी विल थिंक अबाउट सम ऑल्टरनेटिव। दैट्स वाई ब्रिक्स इतना न्यूज में रहता है। कजान का जो समिट था वो भी इंपॉर्टेंट था, और जो 17th समिट रियो डी जेनेरो में होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, फ्यूचर में होगा जुलाई 2025 में। ठीक है, ब्रिक्स के मेंबर की बात करें तो ब्रिक्स का रिसेंट एक्सपेंशन 10 मेंबर हो चुके हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 तो पहले से थे। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेटेस्ट इंक्लूजन कौन सा है, इंडोनेशिया, 11th। नाइजीरिया इज अ पार्टनर कंट्री and this term was designated, actually this term was introduced at the 2024 summit in Kazan। तो इस टर्म को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कजान समिट में। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि कल मैंने तुम्हें दिया था,
कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या था? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। चलिए, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, ब्रिक्स वाला पार्ट हो गया। ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर, यहां पे गलती से 11 हो गया है, इसे 10 कर लो, 10 ही हुए। ये 5 हो गए, 6 7 8 9 10। नाइजीरिया जो है वो पार्टनर कंट्री है, इसलिए 10th ही करिए इसको, 10th। गलती से वो 11 टाइप हो गया था। कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो क्या था? प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना। तो प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना का क्या है? इट इज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसके सक्सेस से इंस्पायर्ड है। द प्रोग्राम्स एम्स टू कवर 200 डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली 200 डिस्ट्रिक्ट नहीं, द प्रोग्राम एम्स टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है? 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से ही इंस्पायर्ड है और 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। फिर उसके बाद क्या है? इट सिक्स टू इंप्रूव पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड द ब्लॉक लेवल। बिल्कुल, नाम ही है प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना, तो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो है पंचायत एंड ब्लॉक लेवल पे उसको और स्ट्रेंथन करेगा। थर्ड इज करेक्ट। द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स। Yes, program is expected to benefit 1.7 crore farmers across India in 100 districts. सेकेंड क्वेश्चन था मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, जो कि यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया। पहला क्या है? इट इज ए 5-year मिशन एम्ड एट इंप्रूविंग कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कि ये एक 5-year मिशन है जो कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट इज करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट। The mission will promote the cultivation of extra long staple cotton variety. Extra long staple cotton variety को ज्यादा प्रोमोट करेगा, जिससे कि कॉटन थ्रेड जो है वो ज्यादा निकल सके, किसानों को फायदा हो सके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री को भी फायदा हो। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। द मिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स 5F विजन फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। अब जो गवर्नमेंट का 5F विजन है, अगर ये इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा गाइज, तो इंडिपेंडेंट हो जाने पे फिर गवर्नमेंट का 5F विजन कंप्लीट कैसे होगा? 5F विजन क्या? कि फार्म में जो कॉटन का प्रोडक्शन हुआ उससे अच्छा फाइबर निकले, उस फाइबर को फैक्ट्री में पहुंचाया जाए, जिससे फैशन के सामान निकलेंगे, कपड़े निकलेंगे, और वो जो फैशन का प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट में भी सेल हो। इंडिया का जो कॉटन है, जो गांव में किसान उगा रहे थे, वो फॉरेन मार्केट में कपड़े तक पहुंचे। इसी को 5F विजन बोलते हैं। तो फिर ये 5F विजन से इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर इस एम्बिशियस प्रोग्राम को, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने का पर्पस ही गायब हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट, इट इज एक्चुअली इन लाइन विथ द 5F विजन। 5F विजन के अकॉर्डिंग है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। एंड नाउ आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इनमें से किससे रिलेटेड है, किसका इनिशिएटिव है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? द फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट इनमें से किन्होंने पब्लिश किया था? ये दोनों क्वेश्चन आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कल के प्री सिक्योर में हम इनको डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग। जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को करो। टेक केयर। जय हिंद।